कूलम्स लॉ एग्जैक्टली बताता क्या है, पहले तो वो समझेंगे, और दूसरी बात एग्जाम में आपको क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आपको पूरा का पूरा जो मार्क्स है वो ऑब्टेन हो पाए। और दूसरी बात कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे हम लोग। लगभग 5-6 एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी है। वो सारे एमसीक्यू जो अगर आपसे बन रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी वो सारा आपको समझ में आ गया है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कूलम्स लॉ इससे पहले नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर पढ़ के रखा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान सुनना और समझने की कोशिश करना। कूलम्स लॉ एग्जैक्टली बताता क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो जरा, कहीं पे दो चार्ज रखा हुआ है, इस तरह एक चार्ज रखा हुआ है Q2 और दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q1। Q1 और Q2 क्या है सर, चार्ज को सिंबलाइज करते हैं Q से, ठीक है। जनरली किताब में Q से सिंबलाइज किया जाता है। तो अगर दो लाइक चार्ज है यानी सेम चार्ज रखा हुआ है तो एक दूसरे को धकेल देगा, रिपेल करेगा। देखो प्लस प्लस के सामने रखा हुआ था, रिपेल कर दिया, माइनस माइनस के सामने रखा हुआ है तो भी रिपेल करेगा, ठीक है। लाइक चार्ज है रिपेल इच अदर, पर प्लस और माइनस अगर एक जगह रखा हुआ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने F21 यानी ये वाला चार्ज जो लगाएगा फोर्स लगाएगा किस पे, 2 पे, और ठीक है। और ये F12 मतलब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। ये वाला फोर्स जो है अगर लगाया है 10 न्यूटन, ये वाला चार्ज अगर इस पर लगाया 10 न्यूटन तो ये वाला चार्ज भी लगाएगा इस पर 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स लगाएगा चार्ज एक दूसरे पे, ये वाली बात कूलम्स नहीं बताता है। कूलम्स बताता है कि ये फोर्स जो लगा रहा है एक दूसरे पे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी। जैसे अभी हमने देखा ना यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन हम कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कूलम्स साहब ने बताया ये, ठीक है। कूलम्स लॉ के हेल्प से ही हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और ये वाला फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो ये वाला फोर्स भी 10 न्यूटन है। इसका मतलब अगर ये इसको धकेल रहा है 10 न्यूटन से तो ये भी इसको धकेलेगा 10 न्यूटन से, एक्शन रिएक्शन से, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कूलम्स लॉ कैसे कैसे किस बात पर डिपेंड करता है। देखो जरा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक दूसरे से रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस r पे, तो ये जो फोर्स लगेगा इस पर यानी ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा F, और ये वाला चार्ज भी इधर लगाएगा कितना F, क्योंकि ये इस पर लगाया F तो ये भी इस पर लगाएगा F। तो ये F इस बात पे डिपेंड करेगा कि Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है। क्या मतलब सर इस बात का ये मतलब कि अगर ये Q1 का वैल्यू अगर बढ़ा देंगे ना तो ये लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। Q2 की वैल्यू बढ़ा देंगे तो भी लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कूलम्स लॉ एक कंक्लूजन, मतलब कूलम्स साहब एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि फोर्स जो होगा दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और उन्होंने देखा कि अगर हम दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 2 गुना कर दे रहे हैं कितना गुना कर दे रहे हैं 2, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो 1/4 हो जाता है। अगर दोनों के बीच अगर हम डिस्टेंस 3 गुना कर दे रहे हैं तो लगने वाला फोर्स F/9 हो जाता है। इसका मतलब वो बताया कि जो फोर्स है दोनों चार्ज के बीच वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, r², ठीक है। यही वाली बात बताया कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स साहब ने, तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन क्या लिखते हैं, एग्जाम में क्या लिख के आना आपको, ये लिख के आना है। Coulomb's law states that the magnitude of the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges, product यानी गुना of the magnitude of two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों के बीच के स्क्वायर का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई साहब। अब ये थोड़ा सा आप एग्जाम में बढ़िया से डायग्राम वगैरह बना के आ जाना जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा आपको नंबर भी बढ़िया दे देगा, है ना। F Q1 Q2 कर दिया हमने, प्रोपोर्शनली दिखा दिया, यहाँ पे एक जगह दोनों को लिख दिया, F Q1 Q2 जो लिखा हुआ था r² वो एक जगह लिख दिया। और ये प्रोपोर्शनलिटी से अपना काम तो बनता नहीं है, तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या लगाते हैं हम लोग, इक्वल लगाते हैं, और उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं। तो ये जो K है इस K को कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट। अब इस तरह डब्बा में बनकर क्या ना लिख देना, वेयर K इक्वल्स टू कूलम्स कांस्टेंट। इससे एग्जामिनर खुश होता है ना कि भाई साहब ने सारा ही जानकारी दे दिया हमने। तो देखो जरा, वैल्यू ऑफ K जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब यानी K को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है 9 × 10⁹। और ये यूनिट पे आप खास ध्यान देना क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यूनिट ही पूछ दिया जाता है कि बताइए कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप K का यूनिट निकाल सकते हो। फोर्स को डिस्टेंस को इधर लेके चले जाना, डिस्टेंस स्क्वायर को, और चार्ज को नीचे ले जाना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो आपको नया टर्म दिख रहा है एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कूलम्स लॉ की कुछ खास बातें हो गई। अब कूलम्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। एमसीक्यू देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि कूलम्स लॉ इज एनालोगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स ए इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं सर, क्योंकि ये फॉलो करता है 1/r² को ना, अभी हमने देखा है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज क्या होता है सर, पॉइंट चार्ज होता है जब दो चार्ज रखा रहता है और दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। इट्स ए सेंट्रल फोर्स, एक ही सेंटर के अलोंग काम करता है इसलिए बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। और ये सेंट्रल फोर्स कहते हैं, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, देखो टच भी नहीं किया और फ्री फोर्स लग जा रहा है ना। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक दूसरे को ऐसे ही धकेल देगा बिना टच के, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। चलो अब एमसीक्यू पे बात करते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट अभी मैंने बताया आपको, है ना, तो इसका ऑप्शन जाएगा कौन सा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप सारे के सारे जो एमसीक्यू है वो पॉज कर करके सॉल्व करो, है ना, और आंसर मैच करो, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, है ना। मैं आपका कमेंट चेक करूँगा और जो बच्चे सारे कमेंट सही करेंगे, आई मीन सारे आंसर सही करेंगे, मैं उसका कमेंट जो है वो पिन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस जो परमिटिविटी है किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपको एग्जाम तो याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है। गारंटी मैं कह रहा हूँ एग्जाम में इस बार भी आएगा, बार बार आता है, ठीक है। पिछले साल ही आया था, तो ध्यान देना, ठीक है।
चलो, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये मैं बता देता हूँ आपको। कूलम्स लॉ तो हमने देखा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था। ग्रेविटेशनल लॉ भी करता है भाई, G m1 m2 और बायो सावर्ट लॉ भी करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डी जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑल जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब 1/r² वाली बात को फॉलो करता है भाई, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। चौथा नंबर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म कौन सा है, इसको भी आप कमेंट करो फटाफट से, काफी अच्छा है, काफी बेहतर है ना। यहाँ पर आप ऑप्शन ध्यान देना पर, और इसके बाद लिखा हुआ है करेक्ट फॉर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के लिए कौन सी बात सही है, ठीक है। चलो, अगर वीडियो लगी अच्छी है तो वीडियो कर लेना है आपको लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रखना है बहुत सारा।